हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज हम लोगों के पास रिवीजन में एक नया टॉपिक है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस टॉपिक का क्या नाम होगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लास 12th में चौथा चैप्टर। तो चलो हम लोग बिना समय गवाए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? अगर हम डेफिनेशन देखें हेल्थ की तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन WHO ने बनाई है कि इफ अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट देन दैट पर्सन इज नोन एज हेल्दी पर्सन। अगर एक आदमी फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होगा तो हम उसे हेल्दी मानेंगे। लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड किया जाता है, वह है कि रिप्रोडक्टिवली फिट। फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ वह रिप्रोडक्टिवली फिट भी होना चाहिए। If a person is physically, mentally and socially fit in respect to the reproduction के रिस्पेक्ट में यदि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है तो उसे हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मान सकते हैं। क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मीन्स टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल। अगर इन सारे एस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन के इन सारे एस्पेक्ट्स में अगर कोई भी पर्सन फिट है देन दैट पर्सन इज कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसको लेकर के जो है अब तक क्या क्या अप्रोचेज रहे हैं हमारे। तो अगर हम इसको देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर लेकर चलेंगे तो इसमें प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी करके जो है एक पॉइंट आता है, जिसमें ये बात बताई जाती है कि क्या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या हम करते हैं। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन जो बनता है आपका यहाँ पर वो है पहला लाइन, जिसमें कहा गया है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, पूरी दुनिया में भारत जो पहला देश है जिसने जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अपने प्रोग्राम में शामिल किया। ठीक है ना, इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग इन 1951। आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली और उसके 4 साल बाद ही जो है तुरंत रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी एक पैरामीटर माना गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जैसे हम पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर के उस समय लड़ रहे थे, ठीक उसी तरीके से जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी जो है एक इशू माना गया, एक इशू बनाया गया और इसे भी जो है ओवरकम करने के लिए सारे प्रयास किए गए। तो ये बात आती है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव मीन्स इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु इनिशिएटेड फैमिली प्लानिंग। ठीक है ना, जिसने जो फैमिली प्लानिंग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहां देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। जनरल हेल्थ का एक मेजर पार्ट बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। एंड इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग द वाइडर रेंज ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसको जो है बनाया गया क्या? RCH के नाम से
एक बढ़िया सा प्रोग्राम जो है फिर लॉन्च किया गया। एक्चुअली जो एस्पेक्ट पहले लेकर के चल रहे थे उस एस्पेक्ट्स में कुछ और फेरबदल करके, कुछ और चेंजेस ला करके जो है एक और वाइडर प्रोग्राम अब इम्प्लीमेंट किया गया। दैट वाइडर प्रोग्राम इज नोन एज व्हाट, RCH। उस वाइडर प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, RCH कहते हैं। और RCH मीन्स है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मीन्स व्हाट, RCH। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मीन्स RCH। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। गोल ऑफ RCH इज फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकेंड इज व्हाट, चाइल्ड केयर, एंड थर्ड इज फर्टिलिटी रेगुलेशन। क्यों भाई? सबसे पहले तो सबको जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाने की बात आई कि सभी लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहें, किसी को जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई बीमारी वगैरह ना हो। दूसरी जो इसमें आया कि चाइल्ड केयर, कि जो बच्चों का जन्म हो रहा है तो पहले जो है बच्चों का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत अधिक था। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR को कम करने के लिए चाइल्ड केयर की बात की गई, जिसमें कहा गया कि चाइल्ड केयर करिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद उसको जो वैक्सीनेशन या उसका कैसे प्रॉपर केयर किया जाए, इन सब चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया। और उसके बाद आई पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आई, जिसमें कहा गया कि फर्टिलिटी रेगुलेशन करने के लिए, क्योंकि भाई पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है तेज़ी से, और तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो है बर्थ रेट को कंट्रोल करिए। तो बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए फर्टिलिटी रेगुलेशन भी इसका एक एस्पेक्ट था वर्क करने का, इसका एक गोल था। ठीक है ना। RCH का पहला गोल क्या था, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, सबको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाना है। दूसरा क्या था कि चाइल्ड केयर, सारे बच्चों को केयर करना है, उन्हें जो है मरने से बचाना है, उन्हें बीमार होने से बचाना है। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे पोलियो वगैरह जो कि उनके लिए थ्रू आउट लाइफ के लिए जो है हो जाती थी, उनसे भी उनको बचाना है, ऐसा प्रोग्राम लेके चले। उसके बाद फर्टिलिटी रेगुलेशन की बात आई, जिसमें जो है बीमारी बर्थ रेट को जो है कंट्रोल करने की बात थी। इसके बाद यदि हम चलें तो हमारा आता है कि मेजर्स टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेजर किया जाए, इसको जो है कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे और बढ़िया जो है इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए बात आती है, पहली बात है, सबसे पहली बात है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए मीडिया के माध्यम से। ठीक है, प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मीडिया है उन मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उससे संबंधित जो बीमारियां हैं ये सब इनके विषय में बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन अधिक बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर जो है डिस्कशन कंटिन्यूअसली चल रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा था, आज भी जो है इस पर कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है। ठीक है, दूसरा बात कहा गया कि कुछ एल्डर्स, घर के जो बड़े हों, जैसे टीचर्स हों या एल्डर पेरेंट्स हों या जो है अदर जो रिलेटिव्स हों, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उनको भी अवेयर किया गया कि वी शुड मीन्स दोज हु आर द एल्डर्स शुड हैव अ टॉक विद द चिल्ड्रन, जो दोज हु आर इन एडोलिसेंस, जो एडोलिसेंस में हैं, उन्हें जो है उनके साथ रिप्रोडक्शन से संबंधित बातों पर चर्चा करें, उन्हें बताएं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, वो कैसे हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन की जा सकती है, और इससे संबंधित जो है जो बीमारियां हैं इन सबों के विषय में भी बात करना चाहिए। ठीक है, अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ये सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया। इसमें एक बात ये आती है कि सेक्स एजुकेशन की बात आती है। ठीक है, कि करिकुलम में भी जो है सेक्स एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और उनके फंक्शनिंग के विषय में जो है बताया जाए, ताकि एक अवेयरनेस रहे, उनके देखभाल, उनके जो है साफ सफाई के विषय में बताया जाए, ताकि एक अवेयरनेस डेवलप हो सके। दूसरा एक बात और भी थी कि इसको लेकर के जो है एडोलिसेंस में प्रोग्राम्स चलाने की बात थी, जिसमें जो है बहुत सारे NGO और बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब मिल करके ये प्रोग्राम को चला रहे हैं। स्कूल, गांव, शहर, जहाँ भी मतलब कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ में जा कर के लोग जो है इस पे चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, सो दैट एक अवेयरनेस डेवलप हो सके और संबंधित जो बीमारियां हैं उससे बचाया जा सके हमारे आगे आने वाली जनरेशन को। ठीक है, दूसरा आता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में क्या आता है कि जैसे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं,
इन सबों को जो है अवेयर किया गया, इन सबों को एक टारगेट दिया गया कि आप जो है घर घर जा कर के हर परिवार में सबके, खासकर जो है फीमेल्स में जहाँ पर कि जो है संभावनाएं ज़्यादा होती हैं बीमारियों की, उन सबों को जो है उन लोगों को अवेयर करेंगे, कंट्रासेप्शन के विषय में समझाएंगे, रिप्रोडक्ट और खासकर जो है आर्गन्स के हाइजीनिक कंडीशन को कैसे मेंटेन किया जाए, खासकर फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन के दौरान कैसे जो है टेकिंग केयर किया जाए। तो इन सब चीज़ों के विषय में जो है एक टारगेट दिया गया इनको, ये लोग भी इस पे काम करते हैं। दूसरा आया कि इंक्रीज मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज को बढ़ा दीजिए। पहले जो टीन एज में जो शादियां होती थी उनको माइनस कर दीजिए, उनको हटा दीजिए। अब जो है शादियों के लिए एक डेफिनेट एज रखी गई कि मेल की, लड़के की उम्र जो है कम से कम 21 साल होनी चाहिए, लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, सो दैट वे एक मेच्योर माइंड के साथ हों और वे अपना और अपने बच्चे का केयरिंग कर सकें, ठीक है। और सोशल एविल्स जो कि समाज में जो बुराइयां हैं रिप्रोडक्शन से संबंधित रिलेटेड, ठीक है, उन सबों को ख़त्म करने की बात थी, ठीक है। और साथ ही साथ इतने से ही बात नहीं होगी, सिर्फ बात करने से ही तो जो है समस्या का समाधान नहीं होगा, कुछ तो और भी सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए आया कि कुछ रिसर्चेज भी करिए, कुछ ऐसी चीज़ों को बनाइए जो कि कंट्रासेप्शन या रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके, फर्टिलिटी को रेगुलेट कर सके। तो इसके लिए एक है आपका सहेली क्या है, यह CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा बनाया गया एक ऐसा कंट्रासेप्टिव पिल है जो कंट्रासेप्टिव पिल क्या करता है, वो जो है नॉन स्टेरॉयडल है और वंस इन अ वीक लेना पड़ता है। ये नॉन स्टेरॉयडल है, इसका केमिकल नेम है सेंटक्रोमैन, और ये जो है वंस इन अ वीक है, इसको जो है हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है। नॉन स्टेरॉयडल होने की वजह से स्टेरॉयड का जो साइड इफेक्ट होता था बॉडी में, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को लेने से जो स्टेरॉयड का साइड इफेक्ट जो डेवलप होता है फीमेल बॉडी पर, वो इसमें नहीं होने पाता है। तो ये एक अच्छा एक रिसर्च प्रोडक्ट है जिससे जो है कंट्रासेप्शन भी होता है, साथ ही साथ संबंधित कोई प्रॉब्लम भी नहीं डेवलप होती है। दूसरा है स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बेटा? एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के माध्यम से हम क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड को सक करके निकाल लेते हैं बच्चे के, मतलब जब फीमेल बेबी का जब डेवलपमेंट होता रहता है तो उस डेवलपमेंट के दौरान, या मेल बेबी जो भी है, ठीक है ना, बेबी का जब डेवलपमेंट होता रहता है तो फीटस एक फ्लूइड के अंदर बंद रहता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड में सेल्स पाई जाती हैं, ठीक बेटा, उस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स होती हैं और कुछ फीटल केमिकल्स भी होते हैं। तो उन सेल्स और केमिकल्स के माध्यम से हम जो है ये पता कर सकते हैं कि बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं डेवलप हो रही है, कोई परेशानी तो उसे नहीं होने जा रही इन फ्यूचर। तो इसके लिए जो है ये टेक्निक बनाई गई थी, जो है डिस्कवर किया गया था डॉक्टर जेम्स बैंग एंड एलन नॉर्थवेट द्वारा इन डेनमार्क के साइंटिस्ट ने इन सबने डेवलप किया था। और इसको जो है 16 to 22 वीक्स में करना ये सेफर रहता है, सबसे सेफ होता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं जिसमें फीटल सेल्स, प्लेसेंटल सेल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स और अदर बायोकेमिकल्स होते हैं। तो सेल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जो सेल्स होती हैं, सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, तो सेल्स के क्रोमोसोम को रिकॉग्नाइज करके हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और या तो ये भी पता कर सकते हैं कि वह मेल है या फीमेल है। तो ये बात जो कि ये जिसमें हम ये बताते हैं कि ये पता कर लीजिए कि आप मेल है कि फीमेल है, वो बात गलत है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज है। सही यूज क्या है एमनियोसेंटेसिस का कि टू नो अबाउट द डिजीजेज व्हाट गोइंग टू अपीयर इन द चाइल्ड, ठीक है। जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के विषय में पता कर लेना, जैसे कि ये डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, इन सब बीमारियों के विषय में पता कर लेना तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चे का सेक्स पता कर रहे हैं और खासकर अगर फीमेल है तो उसे जो है मार डालेंगे तो ये बात गलत है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपका जो बनता है, पहली बात तो यह है कि इसमें मिसयूज एमनियोसेंटेसिस का क्या है, तो मिसयूज इसका
है सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा पूछता है कि इसमें सेल्स हैं, तो सेल्स से तो हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता करते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे पता कर सकते हैं? तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए जो एंजाइम, प्रोटीन और बायोकेमिकल्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं टू डिटेक्ट द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक बेटा, चलो इतनी बात समझ आ गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग आते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है भाई, क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए? तो एक टर्म यहाँ पे आया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्यों भाई? अगर थोड़ा सा देखिए इधर, तो भारत की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर जो है 17.5% पॉपुलेशन रहती है पूरी दुनिया की। पूरे दुनिया की 17.5% पॉपुलेशन रहती है भारत में, और लैंड एरिया हमारा कितना है? 2.4%। 2.4% लैंड एरिया और पॉपुलेशन कितना? 17.5%। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो हर छठा आदमी भारतीय है। एवरी 6 पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। रिसोर्सेस हमारे पास कितने हैं? 2.4% है पूरी दुनिया के, लेकिन आबादी हमारे पास कितनी है? वह पूरी दुनिया का 17.5%, 1/6%, 1/6 जो है पूरी दुनिया की आबादी है हमारे पास, एक 1/6 से भी ज़्यादा ही। तो हम लोग डेफिनेटली जो है एक ऐसी कंडीशन को फेस करने वाले हैं जिसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको डिफाइन किया जाता है कि ट्रिमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इस स्थिति में क्या होता है कि बेसिक जो नीड होती है, ठीक है, बेसिक नीड भी लोगों को नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, लोग फूड के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, पानी के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, वह स्थिति डेवलप होने की कंडीशन में हम लोग आने जा रहे हैं। अब आता है कि मेन रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है भाई, इसके पीछे क्या रीजन है? तो सबसे पहला है कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट घट रहा है बड़ी तेजी से, दवाई सब लोग खा करके सब बच जा रहे हैं। ठीक है, बीमारी हो जरूर रही है लेकिन ठीक हो जा रहे हैं, कुछ तो बीमारी होने ही नहीं दे रहे हैं वैक्सीन वगैरह बना करके। दूसरा है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी घट गई है। मदर्स जो कि पहले दवाइयों के अभाव में प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया वगैरह के शिकार होकर के मर जाया करती थी, बच्चे जो है पैदा होते ही मर जाते थे, बहुत सारी बीमारियों का शिकार होकर जिनका इलाज ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज उनका इलाज है, जिस कारण से मॉर्टेलिटी रेट कम हुई है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जब रिप्रोडक्शन बढ़ा, रेट बढ़ा, तो रिप्रोडक्टिव एज आप लोग जानते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो प्रो रिप्रोडक्टिव एज मीन्स अबाउट 18 से लेकर के 40-45 ईयर्स तक के जो लोग हैं उनकी संख्या अधिक है, और ऐसे लोगों की संख्या अधिक है यानी कि रिप्रोडक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। बेटर हेल्थ फैसिलिटी, हर व्यक्ति को जो है इलाज मिल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत सारे योजनाएं हैं जिसके तहत लोगों को इलाज मिलता चला जा रहा है, और लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, जिसके कारण से जो है बीमारियां पर कंट्रोल किया जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब इससे कैसे ओवरकम किया जाए? तो सबसे पहला आया कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स के विषय में समझाइए भाई, लोगों को बताइए कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स आप लोग यूज़ करिए और कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कहा कि लोगों को एडुकेट करिए, एडुकेट अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली के क्या डीमेरिट्स हैं ये बताइए, छोटे फैमिली के क्या फ़ायदे हैं ये बताइए। ठीक है, लोग धीरे धीरे समझेंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। दूसरा है कि इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज को जो है बढ़ा दीजिए, जो कि अब बढ़ चुका है, 18 और 21 हो चुका है, और भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ सकता है इन फ्यूचर। ठीक है ना। दूसरा है कि प्रोवाइडिंग इंसेंटिव, इंसेंटिव देना किसको? टू द पेरेंट्स हैविंग 1 or 2 चिल्ड्रन। ऐसे पेरेंट्स जिनके पास 1 या 2 बच्चे हैं उनको जो है इंसेंटिव दें, उनको गवर्नमेंट जो है उन्हें प्रोत्साहित करे, तो उनको देख करके बाकी लोग भी जो है इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ऐसा इसमें कहना है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कंट्रासेप्शन क्या है, कंट्रासेप्टिव्स क्या है? दीज आर द मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी बाय मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मॉडिफिकेशन ही किया जाए। बाय अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ द स्पर्म्स एंड ओवम। कंट्रासेप्शन में ओवरऑल ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना देना है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देना है।
तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए जो कुछ भी मीन्स हम लोग यूज करते हैं उस मीन को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं या कंट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। तो एक आइडियल कंट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? तो एक आइडियल कंट्रासेप्टिव होना चाहिए यूजर फ्रेंडली, पहला होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि जो यूज कर रहा हो उसको जो है यूज करने के बाद कोई जो है साइड इफेक्ट उसका देखने को मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जो यूज करे वो उसके साइड इफेक्ट का शिकार न हो। दूसरा, इजिली अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो। आज तो जो है अब देखिए जो कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड जैसे कंडोम वगैरह वो तो फ्री ऑफ कास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कॉपर्टी वगैरह वो फ्री ऑफ कास्ट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है लगाए जाते हैं। तो ये इजिली अवेलेबल कराना पड़ेगा ताकि लोग जो है इसको आसानी से अवेल कर सकें, इसका यूज़ कर सकें। दूसरा, विदाउट साइड इफेक्ट होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि जो यूज़ कर रहा है उसको ईचिंग या कोई जो है कोई फीलिंग पेन फीलिंग होने लगे तो भी जो है लोग इसका यूज़ करना बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड शुडंट इंटरैक्ट द नेचुरल सेक्सुअल एक्ट, नेचुरल सेक्सुअल एक्ट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कोर्टशिप जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जैसे जो ईजीनेस जो विदाउट कंट्रासेप्टिव था, अगर वह ईजीनेस आफ्टर कंट्रासेप्टिव भी होगा तो लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर उसमें जो है अगर कंट्रासेप्टिव के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर पेनफुल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, तो लोग उससे दूर भागेंगे। तो इस बात को भी ध्यान देना है कि इट शुड नॉट बी इंटरफियरिंग द सेक्सुअल एक्ट। दूसरा है कि ये रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब कि ऐसा ना हो कि एक बार यूज कर लिया तो फिर वापस नहीं हो सकते, ठीक है ना। एक बार कंट्रासेप्टिव मेथड आपने लगा लिया, शुरू कर दिया उसका यूज़ करना, तो फिर आप जो है फिर उसको छोड़ नहीं सकते हैं, या छोड़ देंगे तो भी जो है फिर से फर्टिलिटी डेवलप नहीं हो सकती है। तो एक तरह से वह इनफर्टिलिटी कॉजिंग नहीं होना चाहिए, वह रिवर्सिबल होना चाहिए जिसको ज़रूरत पड़ने पर फिर विड्रॉ भी किया जा सके। दूसरा होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी कंट्रासेप्टिव को यूज़ किए और यूज़ करने के बाद पता चला कि फिर भी प्रेगनेंसी डेवलप हो गई, तो फिर उस कंट्रासेप्टिव से लोग भागेंगे, उसका फिर लोग कहेंगे कि इसका क्यों यूज़ करें भाई, जब इसको यूज़ करने के बाद भी जो है प्रेगनेंसी डेवलप हो जा रही है। तो ठीक बेटा, तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक स्टेप देखते हुए। आगे आता है टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। तो इसमें कुछ नेचुरल मेथड्स हैं, बैरियर हैं, केमिकल्स हैं, आईयूडी है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं। ये मेथड्स हैं जिन मेथड्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक बेटा। आओ देखते हैं हम लोग। पहला मेथड हमारा आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जैसा नाम से ही लग रहा है कि नेचुरल होगा। नेचुरल होगा मतलब कि इसमें किसी तरीके का कोई डिवाइस एडिशनली नहीं यूज होगा। जो बॉडी का जो फिजियोलॉजी है, बॉडी का जो साइकिल है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है, इसके विषय में थोड़ा ध्यान देना होगा, इसको समझना होगा और इसके अकॉर्डिंगली फिर जो है बिहेव करना होगा। तो वह कहलाएगा क्या? नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो इसमें क्या होता है कि अवॉइडिंग टू कमिंग टुगेदर द स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम को एक दूसरे से मिलने से रोकना है। तो रोकने के लिए पहला मेथड क्या आता है? पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस। पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस में पूछता है कि इसमें टाइम पीरियड क्या है भाई। पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस में ये कहता है कि चूँकि 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे होता है। 28 डे के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे ओव्यूलेशन होता है। हालांकि वह ओव्यूलेशन 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये 28 डेज हुआ तो ये 14th डे जो है ये ओव्यूलेशन हुआ। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि चलो भाई हो सकता है कि कुछ आगे और पीछे ले लें, तो हम इसमें 13, 12, 11 इधर ले लेते हैं और 3 दिन इधर ले लेते हैं, ठीक है। 15, 16, 17 एक दिन और ऐड कर लेते हैं। ये 10 to 17 डेज का जो पीरियड लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ओव्यूलेशन 14th डे होता जरूर है, लेकिन ये 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि चूंकि कोई मशीन तो है नहीं बॉडी, ठीक है। तो ये 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसलिए जो है इसमें 10 to 17 डेज जो है लेके चलते हैं।
और इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिस्क पीरियड। 10 to 17 डेज को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस दौरान ओवम ओव्यूलेशन भी हो सकता है, और ओवम अगर आया तो वह चूँकि एक उसमें फर्टिलाइजेशन का पावर भी तो 24 आवर्स का होता है, 48 आवर्स का, 24 to 48 आवर्स का, तो वह फर्टिलाइजेशन वहाँ पर कर भी सकता है। इसलिए क्या करते हैं कि इस 2 दिन तक मतलब जो 10 to 17 डेज का जो समय होता है उसे हम लोग कहते हैं रिस्क पीरियड, और इस रिस्क पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। और सेक्सुअल इंटरकोर्स जब अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी नहीं होंगे। दूसरा होता है क्वाइटस इंटरप्ट मेथड। इंटरप्शन मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, रोकना किसी चीज को, ठीक है। तो क्वाइटस इंटरप्शन मेथड में क्या होता है, जिसको हम लोग विड्रॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल मीन्स बोथ विल अटेंड द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेंड जरूर करेंगे, लेकिन मेल विल विड्रॉ द पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से ठीक पहले मेल पेनिस को विड्रॉ कर लेगा, सो दैट सीमेन जो है फीमेल बॉडी में न रिलीज होकर के बाहर रिलीज हो, ठीक है। जब सीमेन फीमेल बॉडी में रिलीज ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इसके जो है फेल्योर होने के चांसेस रहते हैं। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि कभी कभी सीमेन जो है वह जो सीमेन से पहले जो फ्लूइड निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड का सेक्रीशन, तो कॉपर्स ग्लैंड के सेक्रीशन के साथ भी कहीं कहीं से जो है स्पर्म ट्रैक्ट में आ जाता है, और वह ट्रैक्ट में आकर के स्पर्म जो है जाकर के फर्टिलाइजेशन कर सकता है, तो इसलिए वहाँ पर चांसेस जो है फेल्योर के ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये बड़ी अच्छी बात है। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है कि इसमें जब लैक्टेटिंग मदर, जब मदर जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती रहती है, तो उस दौरान उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, खासकर जैसे कि बच्चे के जन्म के लगभग 6 महीने तक, ठीक है। लगभग 6 महीने तक बच्चा माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है, और उस दौरान उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी वहाँ पर नहीं होंगे, ठीक बेटा। लैक्टेशन पीरियड द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर मोस्टली 0। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग आते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या कहता है भाई, फिजिकल बैरियर कहता है कि फिजिकली प्रिवेंट द कमिंग टुगेदर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम को फिजिकली एक दूसरे के पास आने से रोकना है। तो इसके लिए कुछ जो है डिवाइसेस हैं, जैसे कॉन्डोम, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्व्स। ये डिवाइसेस हैं जो कि जो है स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को मीन्स मीटिंग को रोकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है क्या, कॉन्डोम। कॉन्डोम क्या है, ये यूज्ड बाय द मेल एज वेल एज बाय द फीमेल आल्सो। तो फीमेल में इसको कहते हैं फेमिडोम, फीमेल में इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेमिडोम। ये है आपका फेमिडोम, ठीक है ना, एंड दिस इज द कॉन्डोम। एनसीईआरटी ने एक ब्रांड नेम भी इसका दिया है, इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। एक ब्रांड नेम निरोध करके है। तो ये क्या करता है, दिस इज द मेड अप ऑफ रबर या लैटेक्स, या रबर या लैटेक्स का बना होता है, जो क्या करता है कि दैट कवर्स द पेनिस एंड वैजाइना, पेनिस और वैजाइना को कवर करता है, और साथ ही साथ स्पर्म के एंट्री को रोक देता है। इसके साथ साथ या स्पर्म एंट्री के साथ साथ यह जो है इट आल्सो प्रिवेंट द एसटीडी, या एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है। स्पर्म एंट्री के साथ साथ ये एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है। इट आल्सो प्रिवेंट द एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी ये बचाता है, से भी बचाता है, ठीक बेटा। चलो अगला पॉइंट हमारा आता है। अच्छा, फेमिडोम में एक बात बताना था कि जैसे ये जो इंड होता है इसका, यह इंड क्या है, ये ब्लॉक्ड होता है, ये सी द्वारा ब्लॉक्ड होता है, लेकिन यह इंड ओपन होता है। तो यह इंड जो है सर्विक्स की तरफ ये फिट होता है, यह सर्विक्स की तरफ फिट होता है, और यह इंड जो है ये ओपन होता है। दिस इज द वैजाइनल, यह वैजाइनल इंड की तरफ आता है, ठीक है, और ये स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है
कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वाल्ट्स, दीज आर द बैरियर्स। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये वाल्ट है, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप। शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब जो है एक जैसे लगभग हैं। और इनका इंसर्शन, दीज आर द रबर डिवाइसेस, और इसको जो है क्वाइटस से पहले फीमेल जो है अपने वैजाइना में इंसर्ट कर देती है और ये सर्विक्स से जा कर के फिट हो जाते हैं ताकि स्पर्म को अंदर जाने से रोक दें। हालांकि ये स्पर्म एंट्री से तो बचा लेते हैं, लेकिन एसटीडी से नहीं बचा पाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज से नहीं बचा पाते। क्यों नहीं बचा पाते हैं? क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, अगर स्पर्म में सपोज करिए कि स्पर्म में कोई वायरस है तो वह वायरस वैजाइना तक तो पहुंच ही गया, जो वैजाइना के एप्थिलियम से जो है वो बॉडी में इंटर कर सकता है। तो इसलिए जो है ये एसटीडी से नहीं बचाते हैं, हालांकि स्पर्म एंट्री को रोकते हैं। ठीक बेटा, इसके लिए कहा गया है कि अगर इसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम अगर लगा करके अगर जो है वैजाइना में जस्ट बिफोर अप्लाइंग दिस मीन्स बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, पहले ये डिवाइसेस लगाने के बाद अगर उसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम डाल दिया जाए तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्पर्मिसाइडल क्रीम जो है वह एसिडिक होता है और वह स्पर्म जो है एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं करता, मर जाता है। ठीक है ना। एडवांटेजेस ऑफ बैरियर मेथड, पहली बात तो ये कि दे आर डिस्पोजेबल, ये इनको डिस्पोज कर सकते हैं। दूसरी बात कि कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद से यूज कर सकते हैं, इसके लिए किसी तरीके का कोई किसी एक्सपर्ट ओपिनियन कोई ज़रूरत नहीं होती है। रीयूजेबल होता है, कुछ अगर कांडोम और फेमिडोम को देखें तो वह रीयूजेबल नहीं है, बल्कि सर्वाइकल कैप, वाल्ट्स एंड डायफ्राम ये रीयूजेबल होते हैं। और प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से स्पर्म की एंट्री को रोक लेते हैं। फिर आता है केमिकल मेथड, जिसमें हमने अभी बात की थी, आपको स्पर्मिसाइडल क्रीम की बात की थी। जैसे इसमें जो है डेल्फिन जेली में जैसे कि परसेप्शन है, वालपार पेस्ट है, फोम है, फोम जो है कंटाप का बना होता है। एक स्पंज करके एक नया केमिकल है जिसमें एनसीईआरटी ने भी इसका जिक्र किया है, यह आप ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। यह है आपका नोनॉक्सिनोल 9 करके एक जो है स्पर्मिसाइडल क्रीम होता है, जिसको जो है इसको जो है स्पंज जैसा होता है, इस क्रीम को जो है स्पंज से में जो है इसको बनाए हुए हैं कि इसको जस्ट बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स इसको वैजाइना में फिल कर देते हैं और जब इजाकुलेशन होता है तो वह स्पर्म को और सीमेन को पूरा एब्जॉर्ब भी कर लेता है और किल भी कर देता है उन्हें। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं आईयूडी की बात करते हैं। आईयूडी मतलब कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आईयूडी, या दूसरा नाम होता है आईयूसीडी। आईयूसीडी क्यों? क्योंकि इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहते हैं इसे, या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कहेंगे। ठीक है, ये दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और ट्रेन्ड नर्स, डॉक्टर या ट्रेन्ड नर्स द्वारा इंजेक्ट किए बॉडी में, खासकर यूट्रस में इसको जो है फिट किया जाता है। और ये जो है ये 3 तरह के होते हैं। इस पे क्वेश्चन है बेटा, देखो ये 3 तरह के हैं, इस पे क्वेश्चन है आपका, इस पे ध्यान दोगे। पहला जो है ये नॉन मेडिकेटेड होता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जैसे लिप्पे लूप, ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये सिर्फ लूप रहती है जो कि यूट्रस में फिटेड रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज, जिसमें कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब चीज़ें होती हैं जिनको जो है यूट्रस में फिट करते हैं। जैसे ये टी शेप का देख रहे हैं कॉपर, एक्चुअली इसमें कॉपर्स प्रेजेंट रहते हैं, कॉपर की इसमें जो है कॉपर इसमें अंदर जो है स्केलेटन के तौर पर कॉपर जो है अंदर पड़ा रहता है, और थोड़ा थोड़ा कॉपर जो है वह यूट्रस में रिलीज होता रहता है। और तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिसे हम लोग प्रोजेस्टा सर्ट के नाम से भी जानते हैं या LNG-20 के नाम से जानते हैं। तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है? वो हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो खासकर इसमें प्रोजेस्टा सर्ट है, प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। जो प्रोजेस्टेरॉन या LNG है, लियोनार्जेस्ट्रॉल, ये भी प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं कि ये ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाए रखते हैं। तो जब ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो अपने आप जो है
FSH का सेक्रेशन नहीं होगा और oogenesis एंड ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। लेकिन कॉपर टी वाला किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, आओ देखते हैं। तो कॉपर IUD इंक्रीजेज द फाइगोसाइटोसिस। एक कॉमन फंक्शन क्या होता है IUD का कि यह स्पर्म के किलिंग रेट को बढ़ा देता है। किसके द्वारा, यूट्रस द्वारा। यूट्रस क्या करता है बेटा, यूट्रस आपका जो है इस यूट्रस की वाल में, यूट्रस की वाल जो है एंडोमेट्रियम की बनी हुई है। तो यह IUD के कारण एंडोमेट्रियम की वाल जो फैगोसाइटोटिक हो जाती हैं और वह स्पर्म को पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर देती हैं। स्पर्म मर जाता है, न स्पर्म बचेगा न तो फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरा है कि कॉपर आयन रिड्यूसेस द मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटेलिटी और उसके फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी कम कर देता है, तो इसको पकड़ना और खाना आसान हो जाएगा। फिर आगे आता है कि हार्मोन रिलीजिंग IUD मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हार्मोन रिलीजिंग IUD क्या करता है कि यूट्रस को अनसुटेबल रखता है फॉर इम्प्लांटेशन। एंड द सर्विक्स को कैसा कर देता है, होस्टाइल बना देता है टू द स्पर्म, स्पर्म का दुश्मन बना देता है, ताकि जो है स्पर्म वहीं से जो है उसके म्यूकस के थिकनेस में ही उलझ करके रह जाए। ठीक है, और यह यूजफुल होता है टू द वुमेन हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी एंड कीप अ गैप बिटवीन टू चिल्ड्रेन। दो बच्चों के बीच में अगर गैप रखना कोई फीमेल चाहती है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, IUD है। और IUD सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंट्रासेप्टिव डिवाइस है। इस पे क्वेश्चन बनता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड मोस्टली इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है, IUD है। ठीक है, अब आता है ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरल पिल्स कहते हैं। ये पिल्स जो है फीमेल लेती हैं और ये पिल की वजह से क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनका लेवल अधिक होने के कारण, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अधिक होने के कारण FSH का सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से रुक जाता है और FSH जब नहीं आएगा तो oogenesis का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और oogenesis को रोक देते हैं। ना oogenesis होगी, ना ओवम बनेगा, ना फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन दोनों को रोकता है। दूसरी बात क्या है कि अगर जो है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर्स अगर जो है दे दिया जाए क्वाइटस के, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और उसमें जो है उसमें अगर जो है इसका कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो है दे दिया जाए उस फीमेल को विद इन 72 आवर्स, तो यह एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव का काम करता है और इम्प्लांटेशन को रोक देता है। चलो आगे हम लोग आते हैं। अभी हमने बात की थी आपको सहेली की, जो कि नॉन स्टेरॉयडल पिल होती है, जो क्या करता है, ये काम कैसे करता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि सहेली काम कैसे करता है। तो सहेली ब्लॉक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की वाल में जब तक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स नहीं काम करेंगे तब तक एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, उसकी फोल्डिंग्स नहीं होंगी, और जब तक उसकी फोल्डिंग नहीं होगी तब तक इम्प्लांटेशन का रास्ता तैयार नहीं होगा। तो इम्प्लांटेशन से बचाने के लिए क्या किया इसने कहा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हो जाने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे, क्योंकि हम यूट्रस को तैयार ही नहीं रखेंगे इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है और इसे वंस इन अ वीक लेना होता है। हालांकि शुरुआत में जो है ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ लेना पड़ता है, उसके बाद वंस इन अ वीक लेना पड़ता है। इंजेक्टेबल्स की बात अगर हम करें तो कुछ कंट्रासेप्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीजिंग होते हैं, जिन्हें इंजेक्ट करते हैं। तो इंजेक्टेबल्स में आता है जैसे कि DMPA, जिसे हिंदी में डिम्पा के नाम से भी जानते हैं। तो DMPA क्या है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट है। इसमें अगर इसका डोज अगर 150 mg दे दिया जाए तो ये 3 मंथ के लिए काम करता है, और 300 mg अगर दे दिया जाए तो 6 मंथ के लिए काम करता है। और ये इम्प्लांट में भी यही चीज़ होती है, बस इसको इंजेक्शन के तौर पर देते हैं और इसे जो है बॉडी के स्किन के नीचे जो है इम्प्लांट कर देते हैं, सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं। इन दोनों केसेस में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन जो है हमेशा निकलता रहता है, जिससे ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा। और जब ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा तो डेफिनेटली
उस पर्सन में जो है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। ठीक है बेटा। तो ये जैसे इसमें इम्प्लांट में है कि प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइसेस सबडर्मली इम्प्लांट कर सकते हैं, या नार प्लांट होता है जिसमें 6 स्मॉल परमिएबल कैप्सूल्स, इसको भी जो है इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग नार प्लांट के नाम से जानते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टॉमी एंड वैसेक्टॉमी होता है, जो कि फिगर से आप देख पा रहे हो। ये ट्यूबेक्टॉमी दिखाया गया, वैसेक्टॉमी दिखाया गया है, जिसमें क्या किया गया है कि वास्ट डिफरेंस जिसे कहते हैं हम लोग स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट को देखिए सर्जिकली काट करके यहाँ से इसको बांध दिया गया है, जिससे क्या हुआ कि स्पर्म जो यहाँ पर बने वह स्पर्म जाएंगे जरूर, लेकिन इसके बाद ये पहुँच नहीं पाएंगे आगे, तो स्पर्म बस यहीं पर रुक जाएंगे। तो इसलिए जब स्पर्म यहाँ से रिलीज ही नहीं होंगे तो ये क्या होगा, स्पर्म फ्री सीमेन हो जाएगा, यहाँ पर स्पर्म लेस सीमेन हो जाएगा, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर भी कम हो गए। ठीक बेटा। अगला पॉइंट आता है हमारा कि ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या किया कि फैलोपियन ट्यूब, फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया दोनों तरफ। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर स्पर्म यहाँ से एंट्री भी किया, स्पर्म इस रास्ते से अपना चला जरूर, लेकिन और यहाँ से ओवम भी आया, लेकिन ओवम जो है मान लीजिए बहुत करेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, स्पर्म यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन बीच में जो है जो ट्यूब है वो बांधी गई है, तो फर्टिलाइजेशन के कोई चांस ही नहीं बनते हैं। हाँ, इस मेथड का एक ही प्रॉब्लम है कि यह मेथड रिवर्सिबल के चांसेस कम हो जाते हैं इसके, और इसीलिए इसको परमानेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें रिवर्सिबिलिटी के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसको हम लोग परमानेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगला मेथड हम लोग आते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं बेटा? तो इसमें कंट्रासेप्टिव मेथड्स को सिलेक्ट करना भी एक बड़ा कठिन काम होता है, और डॉक्टर्स की सजेशन के अकॉर्डिंग, और डॉक्टर जो है उस पर्सन की नीड और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें सजेस्ट करता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नाजिया, फीलिंग ऑफ द वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ज़्यादा होना, ठीक है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या ब्रेस्ट कैंसर। इस तरीके के भी साइड इफेक्ट इसमें हो सकते हैं बेटा। इस पर भी आप ध्यान दोगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका निकल सकता है। इसमें क्या क्या इल इफेक्ट इसके हो सकते हैं? नाउसिया, एब्डोमिनल पेन, बैक थ्रो, ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड ब्रेस्ट कैंसर, इसकी संभावना रहती है। इसलिए जो है कभी भी कोई भी कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करने के लिए, खासकर कौन से, बैरियर मेथड को छोड़ करके बाकी अदर कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करने से पहले जो है डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। चलिए आगे आता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक्चुअली हुआ क्या कि अगर मान लीजिए कि सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स फेल हो गए किसी कारण से, किसी पर्सन में, किसी कपल में, और वो कपल अब चाहता है कि हमें जो है ये बच्चा नहीं चाहिए, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, इस प्रेगनेंसी को हमें एबॉर्ट आउट करना है, निकालना है, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स ने एक मेथड बनाया है, और यह जो है लीगल है, इसलिए इसको कहते हैं कि MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पूरी दुनिया में लगभग 20% प्रेगनेंसी जो है एवरी ईयर एबॉर्ट आउट हो जाती है। बहुत सारे देश में जो है इसको गलत भी मानते हैं, लेकिन भारत में ये सही है। क्यों? क्योंकि इसके लिए रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ठीक है। और इसके लिए MTP एक्ट 1971, इसको ध्यान देंगे आप लोग, इसका अमेंडमेंट किया गया 2002 में। 1971 में MTP एक्ट लागू किया गया, लेकिन इसका अमेंडमेंट कब किया गया? 2002 में किया गया, ठीक है। तो MTP अगर 20 वीक तक है तब वो सबसे सेफ मानी जाती है, ठीक है, वो सबसे सेफ मानी जाती है, लेकिन वो तब करते हैं, ठीक है। MTP कैन बी डन अप टू 20 वीक इन केस ऑफ मेल फॉर्म्ड चाइल्ड। इसीलिए कंडीशन देखिए क्या है कि मेल फॉर्म्ड चाइल्ड हो, चाइल्ड में कोई जो है, जैसे एमनियोसेंटेसिस करके आपने देखा और आपने पाया कि बच्चे में जो है आगे कोई मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बच्चे में, तो ऐसा बच्चा जो है आगे पैदा होकर के भी बीमार रहेगा, तो बेहतर है उसे एबॉर्ट आउट कर देते हैं। दूसरा है कि फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव, मान लीजिए कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया, वो कंट्रासेप्टिव मेथड ही फेल हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई है, तब बचाना है, तब ऐसा कर सकते हैं। या हार्म टू मदर्स लाइफ, या मदर की लाइफ को हार्म है उस प्रेगनेंसी से, उस प्रेगनेंसी के कारण मदर लाइफ रिस्क में है। या रेप केस कोई है, ऐसी प्रेगनेंसी डेवलप हुई है जो कि रेप के द्वारा डेवलप हुई है,
और मदर नहीं चाहती उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना, तो ऐसे केस में आप MTP करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन MTP जो है वो सेफ होता है टिल 12 वीक, टिल 12 वीक मीन्स 3 मंथ तक की प्रेगनेंसी सबसे सेफ मानी जाती है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की हो जाता है, ठीक है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसके लिए कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि मिसोप्रोस्टॉल जो कि एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, और दूसरा होता है माइप्रिस्टोन जो कि एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को फॉल कराता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा डिटैच हो जाती है और प्रेगनेंसी एबॉर्ट आउट हो जाती है। दूसरा क्या है कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट भी एक बनाया गया है, जो एक्ट ये कहता है कि अगर कोई डॉक्टर किसी बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करता है तो उस डॉक्टर की जो है डिग्री जब्त कर ली जाएगी, उसे जुर्माना और सजा भी होगी। MTP अमेंडमेंट 2017, इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। ये कहता है कि इसमें कंटिन्यूस MTP तभी हम कर सकते हैं जबकि इट कॉजेज रिस्क टू द मदर्स लाइफ, या बच्चा जो पैदा हो रहा है वो जो है हैंडीकैप्ड होने वाला है फिजिकली मेंटली, और इसके लिए है कि अगर 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर सफिशिएंट है, लेकिन 12 वीक से ऊपर चल रहे हैं टिल 24 वीक, तब जो है 2 डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। 2 डॉक्टर्स के सजेशन के बाद ही जो है हम MTP कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास आता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये बीमारियां क्या होती हैं बेटा? इनको वेनरल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। ये बीमारियां सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या वेनेरियल डिजीजेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कुछ STD जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ये सब चीज़ें आती हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस बी और एड्स ये जो है ये दीज आर आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग द इंजेक्शंस, नीडल्स, ठीक है, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के शेयरिंग से भी, इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टैक्ट से भी ये हो जाता है। जैसे इसमें आपने देखा बहुत सारे STD आपने देखा, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, ये सब आपने देखा, लेकिन इसमें से हेपेटाइटिस बी और एड्स ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या जो है इन्फेक्टेड नीडल से, इन्फेक्टेड सर्जिकल आइटम से, इन सबों से भी ये फैल सकता है, ठीक है। और एक्सेप्ट जेनाइटल हर्पिस एंड HIV एंड हेपेटाइटिस बी अदर्स आर क्योरेबल। ये भी देखो बेटा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जेनाइटल हर्पिस, HIV और हेपेटाइटिस बी, इन तीनों के अलावा बाकी STDs क्योरेबल हैं, बाकी का इलाज संभव है, ठीक बेटा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो है टाइमली डिटेक्शन होना जरूरी होता है। बीमारी अगर समय से पता चल गई बीमारी का तो उसका इलाज करना संभव हो जाता है। अदरवाइज क्या करता है, ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। जो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन के अदर आर्गन्स भी इससे जो है अफेक्टेड हो जाते हैं, खासकर जैसे किडनी वगैरह भी इससे अफेक्टेड हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है? एबॉर्शन हो सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें STD है तो वह उसमें एबॉर्शन हो सकता है। स्टिल बर्थ, इमेच्योर बर्थ हो सकता है, या जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है बेटा कि प्रेगनेंसी इन द ट्यूबल रीजन, जैसे कि प्रेगनेंसी का सही जो है पॉइंट होता है यूट्रस में बॉडी रीजन, लेकिन बॉडी के अलावा अगर ऊपरी हिस्से जैसे कि फैलोपियन ट्यूब के बिगिनिंग में अगर जो है हो जाता है इम्प्लांटेशन, तो वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें, और इसलिए क्या करना चाहिए? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, एंड ऑलवेज यूज ऑफ कंडोम ड्यूरिंग द क्वाइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है बैरियर मेथड कंडोम का आप यूज करेंगे। और अननोन पार्टनर्स, ठीक है, द पर्सन शुड अवॉइड द अननोन एंड मल्टीपल पार्टनर्स फॉर द सेक्स। और अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, इफ़ यू आर हैविंग रिलेटेड सिम्टम्स विद STD, देन इमीडिएटली यू कॉन्टैक्ट टू योर डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट आता है इसमें कुछ बीमारियों के विषय में देखिए, जैसे गोनोरिया है तो निस्टेरिया गोनोरी, इसमें जो है इसका कॉज है एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? बाय सेक्सुअल कांटेक्ट टू द इन्फेक्टेड एंड इन्फेक्टेड क्लॉथ, या तो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकता है या तो इन्फेक्टेड क्लॉथ से फैल सकता है। साथ ही साथ इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पस डिस्चार्ज, पेन इन जेनिटलिया, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, आर्थराइटिस और इन्फेक्शन इन रेक्टम, थ्रोट, आईज, इन सब जो है जगहों पर इसके जो है इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि ट्रीटमेंट इसका आसान होता है, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन के डोजेज दे करके इसको ठीक कर सकते हैं। फिर आता है सिफिलिस, जिसमें भी जो बीमारी होती है ट्रेपोनीमा पैलिडम से। ट्रेपोनीमा पैलिडम एक तरह का स्पायरोकीट बैक्टीरिया होती है। ये क्या करता है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटलिया को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो है, अच्छा साथ ही साथ इसका इन्फेक्शन जो है बोन, लीवर, हार्ट, इन सब रीजन को भी जो है पहुंच जाता है और ये काफ़ी खतरनाक साबित होता है, जानलेवा हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि इसको जो है पेनिसिलियम और टेट्रासाइक्लिन के ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं हम लोग। दूसरा आता है ट्राइकोमोनियासिस, जो ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस नाम के फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फाउल स्मेल इन वैजाइना से लिक्विड डिस्चार्ज होगा, येलोइस और फाउल स्मेलिंग होगा, ठीक है ना। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन होगा और साथ ही साथ जो है मेल में जो है यूरेथ्राइटिस, एपिडिडामाइटिस में स्क्रोटम में टेस्टिस के बाहर जो एपिडाइमिस है उसमें भी इन्फ्लेमेशन पहुंच सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या इलाज है इसका? मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। फिर जेनाइटल वार्ड्स आता है। जेनाइटल वार्ड्स में क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। जेनाइटल वार्ड्स में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये जो है जेनाइटल एरिया में जो है वार्ड्स डेवलप होते हैं और इसमें जो है वार्ड्स मतलब छोटे छोटे जो है प्रोजेक्शंस उभार निकलते हैं, ठीक है। और उन वार्ड्स को ट्रीट करने का मात्र एक तरीका है सर्जरी, और कोई दूसरा उसमें लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए इसको सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं। दूसरा होता है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। ये जो है रेडिस अल्सर डेवलप होता है इन द जेनाइटेलिया। जेनाइटेलिया में जो है जेनाइटेलियल रीजन में जो है क्या हो जाता है? अल्सर डेवलप करता है। साथ ही साथ जो है इंग्यूनल रीजन में जो है स्वेलिंग, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो एंटीवायरल ड्रग से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वैसे है काफ़ी ये भी खतरनाक, ठीक है ना। एड्स की विषय में बात किया जाए तो एड्स जो है ये HIV द्वारा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 27 to 28 मंथ तक हो सकता है, ठीक। कभी कभी 2-2 साल तक उसके सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दिखाई देने लगते हैं। सिम्टम क्या हो सकता है? एक्चुअली ये करता क्या है कि आप पढ़ चुके हैं इसको। ये टी हेल्पर सेल मैक्रोफाजेज में ये पहले अपनी साइकिल पूरा करता है, उसके बाद फिर टी सेल्स को किल करना शुरू कर देता है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक हो जाती है और पेशेंट जो है अदर इन्फेक्शंस का शिकार होकर के मर जाता है, ठीक है ना। इसके सिम्टम्स क्या मिलते हैं आपके? हेडेक, रैशेस, नाउजिया, फेरिंजाइटिस, फीवर, हाँ, ये सब जो है इसके सिम्टम मिलते हैं और इसका ट्रीटमेंट अभी तक कोई जानकारी में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए कहा ही जाता है कि जानकारी ही बचाव है। अगर आपको जो है पता है कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से है, तो यू शुड अवॉइड द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और विद द अननोन पर्सन। चलो बेटा अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन या कोई भी कपल, इफ कपल इज अनेबल टू गिव बर्थ टू चाइल्ड इवन आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 years। अगर 2 सालों तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर क्या है? इनफर्टिलिटी है। स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान देंगे आप लोग। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि अनेबल टू हैव चाइल्ड एनी हाउ, ठीक है ना। वह स्टेराइल है, मीन्स कंप्लीटली अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्टेराइल कहेंगे। लेकिन इनफर्टाइल कौन होगा? कि जिसमें जो है ट्रीट किया जा सके, जिससे जो है हम दवा के माध्यम से फिर या किसी अदर मेथड्स के हेल्प से जो है जिसे हम ट्रीट कर सकें, वह क्या होता है? वह इनफर्टिलिटी होती है। कहीं की प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है जिसमें कहते हैं कि
पेशेंट हु नेबर कंसीव्ड, जिसके पास कोई बच्चा हो ही ना, और वह अगर कंसीव नहीं कर पा रही है मदर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, जैसे एक बच्चा हो गया, उसके बाद जो है अब दूसरा कंसेप्शन नहीं हो रहा, दूसरा बच्चा नहीं हो रहा उसको, तो उसे हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और रीजन्स इसके बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिकल, कंजेनाइटल डिजीज़, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ या साइकोलॉजिकल, बहुत सारे रीजन्स इसके हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। तो इसमें आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। ART क्या बेटा, ये एक ऐसी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक की सहायता से हम एक इनफर्टाइल कपल को बेबी दे सकते हैं। कैसे, तो इसमें पहला आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में देखिए हमने लिखा है यहाँ पर AIH एंड AID। AIH मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर। ये कब अप्लीकेबल होता है, इसको देखिए। इट इज अप्लीकेबल व्हेन द मेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस sufficient sperm। is unable to produce sufficient sperm। जब सफिशिएंट स्पर्म्स न प्रोड्यूस कर पाए तब वहाँ पर जो है ये टेक्निक जो है अप्लाई की जा सकती है। तो इसमें करते क्या है कि सीमन जो है कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डोनर या हस्बैंड, उसे आर्टिफिशियली ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के बाद देन इट इज इंजेक्टेड इन द फीमेल यूट्रस। ठीक है, फीमेल यूट्रस में इंजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन प्रोसेस वहाँ पर चलेगा। उसी तरीके से दूसरा आता है IVF-ET। IVF-ET क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म एंड ओवम दोनों जो है डोनर से या पेरेंट से ले लेते हैं, लेने के बाद उसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं आर्टिफिशियली इन द लैब। ठीक है, और उसके बाद फिर उस जाइगोट को जो है डिवाइड होने के लिए छोड़ते हैं, और उसके जो है 8 to 16 सेल स्टेज में ही उसको उठा करके फिर हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, या तो फिर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कि फर्टिलाइजेशन लैब में कराते हैं, इसलिए इस मेथड को एक जो है और भी नाम देते हैं, उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, चूँकि शरीर से बाहर, शरीर के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और शरीर से बाहर अगर हो रहा है तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यहाँ फर्टिलाइजेशन इन विट्रो है, शरीर से बाहर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक या टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड। ठीक है, इसे शुरू में इसमें जो है ये पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको जो है डेवलप किया था, और भारत में इसको शुरू किया था इंदिरा हिंदुजा इन मुंबई और बैद्यनाथ चक्रवर्ती इन कोलकाता। ठीक है, पहली जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वह है लुइस ब्राउन, जो 1878 में पैदा हुई थी इन मैनचेस्टर इंग्लैंड, और उनके पेरेंट्स कौन है, लेसी ब्राउन एंड पीटर ब्राउन। मदर इज लेसी ब्राउन एंड पीटर, फादर इज। अच्छा, उसके बाद सरोगेसी में क्या होता है कि सपोज करिए एक ऐसी मदर है जिसका यूट्रस फंक्शनल नहीं है, तो वह यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं कर पाएगी। तो यूट्रस में जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो ऐसी मदर को फिर कैसे बेबी देंगे हम, तो उसके लिए एक मेथड है सरोगेसी का। सरोगेसी में क्या करते हैं कि किसी एक ऐसी मदर जो है किसी दूसरे के एम्ब्रियो को अपने अंदर डेवलप करना चाहती हो, तो उस मदर को सरोगेट मदर कहते हैं। तो ऐसी मदर में जो है बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट को एम्ब्रियो स्टेज में ले जा करके वहाँ पर इम्प्लांट कर देते हैं उस सरोगेट मदर में, तो वह काम जो है कहलाता है सरोगेसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब होता है कि जब स्पर्म काउंट काफ़ी कम हो तो ऐसी स्थिति में स्पर्म को डायरेक्टली जो है ओवम में किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर हम इंजेक्ट करा देते हैं, पहुंचा देते हैं, तो यह प्रोसेस कहलाता है क्या,
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को पहुंचा दिया गया। ठीक है। दूसरा होता है जिफ्ट मेथड। इसका मतलब होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं कि दोनों गैमीट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट, स्पर्म एंड ओवम दोनों को लेंगे और लेने के बाद लेप्रोस्कोपिक मेथड से उसे फीमेल के यूट्रस में डाल देंगे, मदर के फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे ताकि फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो और नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके। तो यह प्रोसेस कहलाता है क्या, इसे कहते हैं हम लोग क्या, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या जिफ्ट, GIFT। ओके, गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या गिफ्ट कहेंगे तब जबकि जो है मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नेचुरली हो सके। ये उस फीमेल में एप्लीकेबल होता है जो फीमेल फर्टाइल मीन्स जो फीमेल जो है जिसके पास यूट्रस तो ठीक होता है लेकिन वह ओव्यूलेशन नहीं कर पाती है, उस फीमेल के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। दूसरा होता है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लिया और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में इसको जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि वह यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते फिर से जो है 16 to 32 स्टेज में सेल स्टेज में आकर के नॉर्मल जो है इम्प्लांटेशन मेथड में पार्टिसिपेट कर सके। और एक होता है IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। इसमें क्या करते हैं कि अगर जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स है, मीन्स 16 या 32 ब्लास्टोमियर में पहुंच चुका है, तब उसे सीधे हम लोग जो है यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उस मेथड को बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। तो बेटा इस तरीके से ये पूरा मेथड रहा आपका फॉर द ये कई सारे मेथड हम लोगों ने देखे जिसके हेल्प से जो है एक इनफर्टाइल कपल को हम लोग बेबी दे सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपके क्या हैं इस पर आप ध्यान देंगे। इसमें डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ब्लास्टोमियर्स से क्वेश्चन बना सकता है कि किस ब्लास्टोमियर स्टेज में हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे जिफ्ट में क्या यूज़ करते हैं, तो गिफ्ट में क्या यूज़ करते हैं, तो IUT में क्या यूज़ करते हैं, किस स्टेज में यूज़ करते हैं, इन सब बातों को हम ध्यान देंगे बेटा। ठीक है। जैसे IUT के लिए मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो जिफ्ट के लिए 8 ब्लास्टोमियर है। इस सब चीज़ों को ध्यान देंगे हम लोग ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लें। ओके, आप लोगों ने सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑन IS2ON स्टडी इज़ ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।